इस प्रदेश पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा था और 10,000 करोड़ रुपए का सरकारी कर्मचारियों का एरियल के रूप में ले, जो आज हम पर दे रखा है वो एरियल के रूप में उन्होंने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को नहीं दिया। उस समय हमारे आय के क्या साधन थे? उस समय हमारे पास पैसा कहां से आता था? जब जीएसटी लगना था 2017 में, जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ। जीएसटी से पहले इस प्रदेश में बत्ती और उसके साथ लगते जो एरिया थे उसमें वैट और एक्साइज के द्वारा हर साल 5,000 करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। 5,000 करोड़ रुपए। जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को क्या नुकसान हुआ? जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को यह नुकसान हुआ कि आज जब 2017-16 में 5,000 करोड़ रुपया आता था, आज हमें सिर्फ 150 से 200 करोड़ रुपया आ रहा है। उसकी भरपाई के लिए जीएसटी काउंसिल और गवर्नमेंट केंद्र की सरकार ने 2027 में हमें 3200 करोड़ रुपया हर साल देना शुरू किया। 5 साल तक वो हमें 3200 करोड़ रुपया देते रहे और 5 साल जून 2022 तक उन्होंने इस प्रदेश की सरकार को 15,000 करोड़ रुपया दिया। जून 2022 में वो जीएसटी बंद हो गया। सरकार बीजेपी की थी, सरकार डबल इंजन की सरकार थी। और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, ये चीज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपकी संपदा है, जो आम जनता की संपदा है, जो आपका धन है, किस तरह से बेरहमी से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लुटा कर रख दिया। आपकी संपदा क्या है? इस समाज में रहने वाले हिमाचल प्रदेश के जो भी संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। इस संपदा का, इस संपत्ति का सही मायने में किसी ने दोहन किया है तो सिर्फ उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की सिर्फ 30% जनता को हुआ है। 70% जनता को उसके हक से, उस संपदा के हक से महरूम रखा गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली जिस व्यवस्था के सिर्फ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुनावों के वक्त आकर अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कुछ घोषणाएं करती, उन घोषणाओं के आधार पर हम चुनाव जीत गए। और आज हालात ये है कि जो शिक्षा संस्थान है आपके, जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों में, गांव के गरीब परिवार ने भी उन सरकारी स्कूलों से बच्चे निकालकर इंग्लिश स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करने शुरू कर दिए। पढ़े लिखे टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत टीचर सरकारी स्कूलों में लगे हैं और जो निजी स्कूल में ले जा रहे हैं बच्चे, उसके पीछे क्या कारण रहे? क्योंकि शिक्षा के स्तर में गिरावट है। गुणात्मक शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, आप बड़ा प्यार से अपने बेटे को सवेरे खुश होकर सुबह का नाश्ता करवाकर घर भेजते हैं कि बेटा मेरा पढ़ने स्कूल जा रहा है। और जब वो स्कूल जाता है वहां टीचर उसे पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या 10 है, 15 है और 10-15 में बच्चे का एक्सपोजर नहीं हो पाता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सरकारी स्कूलों का ध्यान नहीं दिया और निजीकरण के लिए तरफ ध्यान दिया। प्राइवेट स्कूल में आज गांव का किसान का बच्चा भी 100 रुपए देने को तैयार है, सरकारी स्कूल को ये सोचकर कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ बच्चे को भेजो
5वीं 10वीं करवाओ और उसके बाद कोई राजनीतिक नेता के पास जाओ और नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करो। आज शिक्षा के स्तर में हम हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंचे। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक है कि हमने इन सरकारी स्कूलों के विस्तार और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ राजनीतिक इच्छा के लिए धन को बढ़ा दिया। हॉस्पिटल्स के क्या हाल है? हॉस्पिटल में आप जाते हो, क्या हाल होते हैं? आपकी बीमारी का कोई पता नहीं लगता। आप चेक करवाने जाते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे कहीं और पीड़ा हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर देखता है पेन किलर और आपको जो उसकी दवाई होती है वो देता है, ठीक हो गए। नहीं तो होता क्या है, उसके बाद आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, फिर तीसरे हॉस्पिटल में जाते हो। जिस तरह ट्रांसफर हो रही है वैसे ही रोगी की ट्रांसफर होती है। और हॉस्पिटल में जो हमारे बेस्ट हॉस्पिटल है, जिनको हम बेस्ट कैटेगरी में मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन हॉस्पिटल्स में भी ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज वो सब दयनीय स्थिति में हो गए। शिमला का आईजीएमसी, राजधानी का आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, जहां सब लोगों को बहुत आशा होती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी कितनी हाई स्तर पर पहुंच गई है। 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन लगी है। तो इन हॉस्पिटलों में तो 20-20, 25-25 साल मशीनें पुरानी लगी है। क्या नजर आएगा आपको? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। आने वाले 1 वर्ष में हमने कहा है कि आईजीएमसी और टाटा मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी दी जाएगी और स्टाफ भी बेस्ट दिया जाएगा। इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। और पैसा कहां लुटा दिया जाता है? चुनावों के वक्त कहा दिया जाता है सबको फ्री मिलेगा, सबको फ्री मिलेगा। आप फ्री का खा रहे हैं। हम कहते हैं कि सबको फ्री मिलेगा, हम कहते हैं कि फ्री उनको मिलना चाहिए जो गरीब है, जिसके पास 2 वक्त खाने की नौबत आई है, उसको फ्री मिलना चाहिए। पर हमने क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया कि फ्री दे दिया। बिजली 125 यूनिट फ्री है। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी दे दी। जो 1-1 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, उनको पानी फ्री, बिजली फ्री। नुकसान क्या हुआ आपको? जो गरीब को मिलना चाहिए वो गरीब को नहीं मिला। गरीब तो बेचारा 200 यूनिट बिजली पूरे महीने में खर्च करता है। गरीब तो बेचारा पानी का पूरे अपना घर में बाल्टी भर के रखता है। लेकिन जो अमीर है, जिनको फ्री दे दिया जाता है, नलके फ्री चलते हैं। इन सब चीजों को हमने नेशनलाइजेशन की है और हम आपकी संपदा का नहीं लूटने देंगे। बड़े बड़े उद्योगपति आए। मैं सुन रहा था एक दिन यहां कांगड़ा का एक नेता बोल रहे थे कि मेडिकल डिवाइस पार्क केंद्र सरकार ने दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जिसकी जगह 500 करोड़ रुपए की थी, 500 करोड़ रुपए की पिछली बीजेपी की जयराम ठाकुर जी की सरकार और केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने 500 करोड़ की जगह जो कि बत्ती में मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम से लुटा दी गई, 12 लाख रुपए में दी गई। ये कोई बड़ा एहसान नहीं था। 12 लाख में 500 करोड़ की जगह उद्योगपति और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए दे दी गई। यही नहीं, आपको बिजली 300 यूनिट के बाद 6 रुपए बढ़ती है। उद्योगपतियों को क्या कहा कि आपको 3 रुपए पर यूनिट 10 साल तक बिजली मिलेगी, मुफ्त में पानी मिलेगा और जो उद्योगपति सामान बनाएगा वो उसके लिए स्टोर भी आपको बनाना पड़ेगा, सड़क भी आपको बनानी पड़ेगी। इस प्रकार आपकी संपदा को लुटा दिया गया। हमने इसको रोका तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मेडिकल डिवाइस पार्क हमें मिलना चाहिए, हमें मेडिकल डिवाइस पार्क मिलना चाहिए।
लेकिन अपनी संपदा को लुटा कर नहीं मिलना चाहिए। आज हमारे पास पानी सबसे बड़ा संपदा है। पौंग डैम स्थापित हुए, हजारों करनाल जगह पौंग डैम में समा गई। दर्द हमको झेलना पड़ा, लेकिन अधिकार आपको नहीं मिला। मैंने देश के प्रधानमंत्री से बात की है कि जो भी पौंग डैम विस्थापित है और जो भी हमारी पानी का सदुपयोग कर रहे हैं, पानी हमारा बहता हुआ सोना है, आप इसमें हमें फ्री रॉयल्टी 12% जरूर दीजिए, ताकि हमारी जगह जो है, वो जो हमारी जगह है जो जलमग्न हो गई है, उसका राइट हमें मिलना चाहिए, उस पानी में हमें अधिकार मिलना चाहिए। जब और राज्य, झारखंड जैसे राज्य अगर कोयला नहीं मिलता उस पर टैक्स लगा सकते हैं, हम अपने पानी पर वाटर सेस तक नहीं लगा सके, उसके लिए कोर्ट में स्टे कर दिया गया भारतीय एनटीपीसी और एनटीपीसी द्वारा। हम उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आपका 100 रुपया है, आपको जागरूक होना है। आपका जो 100 रुपया राज्य सरकार के पास आता है, राज्य सरकार आपके पर सबसे परिवार की मुखिया, जिस तरह आपके परिवार में 100 रुपया आता है, आप उस 100 रुपये का बंटवारा करते हो। ये दूध के लिए होगा, ये पानी के लिए होगा, ये बच्चे के स्कूल के फीस के लिए होगा, ये बस के किराए के लिए होगा। उसी प्रकार राज्य सरकार भी 100 रुपये का बंटवारा करती है। कैसे करती है? उसमें से 100 रुपये में से 70 रुपये, 100 रुपये में से 70 रुपये पे पर चले जाते हैं, पेंशन पे चले जाते हैं, जो कर्ज लिया हुआ है उसके मूलधन को देने के लिए चले जाते हैं, फिर कर्ज पर जो ब्याज लगता है उसको देने के लिए चले जाते हैं, तो 70 रुपये इस तरह चले जाते हैं। और 30 रुपये जो हमारे पास बचते हैं, उस 30 रुपये में हिमाचल प्रदेश की 60 लाख जनता का हमने घर चलाना है। तो ये क्यों होता है? आज हमारी सरकार अपना कर्जा लेने के लिए कर्ज के नीचे डूब चुकी है। आज हमें कर्जा वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन हमने नीतिगत बदलाव किया है और उस बदलाव के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। मैंने कई बार कहा, कई दिन से कहता हूं, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें अपने पांव पर खड़ा करना पड़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपकी जेब में पैसा होगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आपके बच्चों के लिए व्यापार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, 2032 में विश्वास करना, हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्यों में हिमाचल प्रदेश होगा।